नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जियो पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह से करवट बदल रहा है और इसमें जो सबसे ताकतवर आपको देश दिख रहा है उसके बारे में भ्रांति है लोगों के मन में, पूरी दुनिया में, कि बड़ा ताकतवर है और आप और हम सभी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो क्या कर देगा। और दूसरी तरफ हर देश में ऐसा लगता है कि वहां की सरकारों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है और सबसे ज्यादा जो भारत को कंसर्न होना चाहिए उसमें भारत की सरकार को लेकर के है। दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपके सामने जो दो पक्ष की बात रखना चाहते हैं वो शायद आपको पसंद आएगी और आप ये कहेंगे कि बात में दम है। कुछ तो स्थिति हमारी सरकार ने भी बना दी है, लेकिन अधिक जो स्थिति है वो जो बहुत चालाक बन रहे हैं, जो फंसाना चाहते हैं, वो खुद फंसते जा रहे हैं। पहला पक्ष पहले जानते हैं, अपने सरकार और अपने देश की स्थिति बाद में। क्या है पहला पक्ष? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान के नेतृत्व को अगर हम समूल नष्ट कर देते हैं तो ईरान घुटने पर आ जाएगा। नेतृत्व विहीन ईरान कहां जाएगा? ऐसी परिस्थिति में हम ईरान में आसानी से रिजीम परिवर्तन कर देंगे और वहां जो पहलवी है उनको बिठा देंगे। आज 10-11 दिन होने को है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका की और इजराइल की कि वो पहलवी को ईरान भेजे और सत्ता हथियाने की चेष्टा करे। नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले महीनों में भी नहीं कर पाएंगे। युद्ध बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ युद्ध बढ़ता जा रहा है, बल्कि अगर एक घायल योद्धा दोबारा मैदान में खड़े होकर के चुनौती दे तो पूरी दुनिया की जो सिंपैथी है उसी घायल योद्धा के प्रति जाती दिखाई पड़ती है। वही स्थिति हो रही है ईरान की। एक घायल देश जो अपना संपूर्ण नेतृत्व गंवा चुका है युद्ध में, वो लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए दबी जुबान में पूरी दुनिया की सिंपैथी ईरान के साथ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईरान के पक्ष में कौन कौन खड़ा हो सकता है। अभी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। ना चाइना खड़ा हो रहा है, ना रसिया खड़ा हो रहा है, ना भारत खड़ा हो रहा है और ना यूरोपियन यूनियन खड़ा हो रहा है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन अकेले ईरान अपनी ताकत, अपने दम पर युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, एस्केलेट कर रहा है। और ईरान को मालूम है कि तोते की जान कहां बसती है। अमेरिका की असली जान मिडिल ईस्ट में बस रही है। आज उसी की चर्चा करूंगा और आप समझेंगे कि स्थिति क्या बन रही है। ईरान को भली भांति मालूम है कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात को अगर हमने बांध दिया, मजबूर कर दिया, तो वो शायद अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएगा। सऊदी के साथ अमेरिका का डील इन सबसे इतर है। ये डील 50 वर्ष पुराना है। आपको याद होगा, अमेरिका के हेनरी किसिंजर सऊदी अरब से एक सौदा किए थे कि साहब ऐसा करो कि तुम दुनिया में जिसको भी तेल बेचना चाहते हो बेचो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिस दर पे बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन जो लेन देन करो वो अपने टका में या अपनी करेंसी में मत करो, डॉलर में करो, अमेरिकी डॉलर में करो। ये एग्रीमेंट था और तब से लगातार चलता आ रहा था और इसी वजह से पेट्रो डॉलर बना और यही एक कारण था कि डॉलर की हेजेमनी पूरी दुनिया में बहाल हुई। अब अगर सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल की खरीद फरोख्त कम होती है तो डॉलर में लेन देन बंद हो जाता है। डॉलर में लेन देन सऊदी अरब ने थोड़ा सा बंद कर भी दिया है। चाइना के साथ जो सऊदी अरब सौदा कर रहा है उसमें वो चाइनीज करेंसी के साथ डील कर रहा है, युआन के साथ डील कर रहा है, अपनी करेंसी के साथ डील कर रहा है।
डॉलर में सऊदी अरब तेल नहीं बेच रहा है और ये बोन ऑफ कंटेंशन है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। अभी कुछ दिन पहले लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी है सऊदी अरब को कि अगर तुम रास्ते पर नहीं आए और ईरान के साथ युद्ध में हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो तुमको भी वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो ईरान को भुगतना पड़ा है। और ईरान के जो इस्लामिस्ट लीडर जो बच गए हैं अभी अभी उनके जो बेटे हैं उनको जो मिली है जिम्मेदारी, हालांकि वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, अयतुल्ला खुमैनी के जो बेटे हैं वो बाहर नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि वो भी घायल है, वो भी इंजर्ड हैं। हमले में जो बॉम्बार्डिंग हुई है उसमें वो भी इंजर्ड है, वो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे से कमान संभाल रहे हैं और ईरानी राष्ट्रपति पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो कमान संभाल रहे हैं। आईआरजीएस जो है वो लगातार अटैक कर रहा है और अपने अटैक को स्मूथ कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक प्रकार से ईरान ने कब्जा कर रखा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंडर वाटर अंडर वाटर बॉम्ब प्लांट कर रखे हैं और वो भी एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। अब जो टैंकर ऑयल वेसल्स उस रास्ते से गुजरेगा, अगर उस बॉम्ब के जहां पर की सेंसर ऑपरेटेड बॉम्ब है, अगर उस सेंसर से बॉम्ब को ब्लास्ट होता है बॉम्ब, तो पूरा का पूरा टैंकर तबाह हो सकता है, ऑयल वेसल्स तबाह हो सकते हैं। भारत के अकेले टैंकर जो उस रास्ते से आने हैं, 248 टैंकर फंसे हुए हैं। अभी ताइवानी टैंकर के ऊपर हमला हो गया, थाई टैंकर के ऊपर हमला हो गया और ये टैंकर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं पा रहे हैं। जो टैंकर जहां है वहीं पर फंसा हुआ है। भारत हालांकि तेल और गैस को खरीदने के लिए दूसरे माध्यम से खरीदने की कोशिश कर रहा है और अपने सप्लाई चेन को मजबूत बनाए हुए है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन अभी इस बात पर आते हैं बाद में। ईरान का तात्पर्य यह है कि ईरान के बारे में अमेरिका का जो कैलकुलेशन था वो मिस कैलकुलेशन हो गया। अमेरिका और इजरायल ने सोचा था कि अगर संपूर्ण लीडरशिप ईरान की तबाह हो जाएगी तो युद्ध एस्केलेट नहीं करेगा। मित्रों, ईरान युद्ध को न सिर्फ एस्केलेट कर रहा है बल्कि ईरान अपने नागरिकों में यह भर रहा है कि हम सेक्रीफाइस के लिए बने हैं और रमजान के समय में, रमजान के पाक महीने में हमारे जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है। हमें सेक्रीफाइस देना है, ईरान को बचाना है। हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है और ईरानियन अब जो इस्लामिस्ट हैं वो जोड़ रहे हैं पर्शियन एम्पायर से। 6000 वर्ष 5000 वर्ष पुरानी जो पर्शियन एम्पायर है उसको भी अपनी सभ्यता मानते हैं और वो कहते हैं हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है, हमें इस सभ्यता को बचानी है। पूरी दुनिया में सिया कम्युनिटी के 20 करोड़ आबादी है। इस सब की सिंपैथी ईरान की तरफ जा रही है। पूरा अमेरिका का जो वॉर अगेंस्ट ईरान है वो मिसकैलकुलेट हो चुका है मित्रों, पूरी तरह से मिसकैलकुलेट हो चुका। नंबर 1, अगर ये युद्ध एस्केलेट किया, पेट्रो में अब डॉलर में पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है और अगर इसी तरीके से महीने 1.5 महीने युद्ध चला तो फिर डॉलर धड़ाम से गिरेगा। अकेले अमेरिका का जो डेफिसिट है, डेफिसिट से मेरा मतलब है कि जो लोन है, जो ऋण है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है और यही अमेरिका की बेचैनी है। अमेरिका दिवालिया हो सकता है। अगर ये युद्ध एस्केलेट किया और किसी ने सहयोग नहीं दिया तो अमेरिका दिवालिया हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि वो नेतन्याहू को भी धोखा दे दे, इजराइल को भी धोखा दे दे अमेरिका। और अमेरिका के बारे में हेनरी किसिंजर ही कहते थे कि अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, अमेरिका के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं है। ये हेनरी किसिंजर का माना हुआ डिप्लोमेसी है अमेरिका के रेफरेंस में। मतलब अमेरिका शुद्ध और शुद्ध अपना स्वार्थ देख रहा है और अगर अमेरिका को लगेगा कि इजराइल ने हमें फंसा दिया है, अब हम फंस गए हैं, यहां से हम निकलें कैसे, तो इजराइल को अकेला भी छोड़ सकता है। और इजराइल घिरा हुआ है, चारों तरफ से दुश्मनों से इजराइल घिरा हुआ है और हो सकता है कि फलस्तीनी हमास एक बार फिर से एक्टिव हो जाए। हालांकि हमास को अभी जो ईरानी मदद मिलती थी वो नहीं मिल रही है, लेकिन ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह भी आ रहा है,
हमास भी खड़ा होगा, हौती भी खड़ा होगा, ये सब ईरान के समर्थन में खड़े होंगे और ये जो 20 करोड़ शिया मुसलमान हैं, ये एक माहौल बनाएंगे अमेरिका के खिलाफ और ये लामबंदी हो रही है। और उधर अमेरिका की जो अपनी आर्थिक स्थिति है, वो बिल्कुल डमाडोल है। डोनाल्ड ट्रंप अभी मिड टर्म इलेक्शन के दौर से गुजरने वाले हैं। ये ईयर मिड टर्म ईयर है, इलेक्शन का ईयर है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर में मुंह की खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको स्टक डाउन कर चुका है, उनके सारे आदेश को। तो उनकी अनपॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर हो गई है। वो ये सोच रहे थे कि वेनेजुएला पर जो एक्शन हुआ उससे थोड़ा सा रिज्यूम उनका अप हुआ, और फिर जो ईरान पर उनका अटैक था, अगर ये 2 दिन में ईरान वॉर खत्म हो गया होता, ये एस्केलेट नहीं करता और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जो बाकी ईरान के जो पड़ोसी देश हैं उस पर हमला नहीं होता और इजराइल पर लगातार अटैक नहीं हो रहा था, तेल अवीव पर लगातार इजराइल ईरान के मिसाइल्स हमला कर रहे हैं, ये अगर उनका कैलकुलेशन गलत हो गया होता और ये नहीं होता तो शायद अमेरिका की स्थिति अच्छी होती। अब हालात मित्रों ये हैं कि अमेरिका स्वयं दिवालिया होने की कगार पर है। अब अमेरिका जो पहले प्लान किया था बाय हुक एंड क्रुक, मोदी की कुर्सी ले लो, उनकी प्लानिंग थी कि भारत को इतना परेशान करो कि लोग मोदी के खिलाफ हो जाएं, कि मोदी की गलत नीतियों की वजह से भारत क्राइसिस में पड़ रहा है। कुछ कुछ गलतियां जरूर हुई है सरकार से, लेकिन आप इस अमेरिका के साथ कैसे डील करेंगे? मैं समझता हूं कि अभी भारत की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ठीक चल रही है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, मजबूर किया जा रहा है। अब आखिरी मजबूरी देखिए, 2 स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्टेटमेंट जब स्कॉट बेसेंट ने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं भारत के लोग, भारत मतलब भारत सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं जब उन्हें कहता हूं कि तेल नहीं खरीदना है, वो तेल नहीं खरीदते, और जब मैं उन्हें कहता हूं कि तेल खरीदना है तो वो तेल खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो एक्टर कह करके एकदम हास्यास्पद स्थिति बना दी भारत के लिए और व्यंग किया भारत के ऊपर कि भारत कठपुतली है, जो हम चाहते हैं वही करता है। कोई रिएक्शन भारत ने नहीं दिया। बवाल मचा, यहां पर देश के अंदर भी बवाल मचा। अपोजिशन के पार्टी को सवाल उन्होंने उठाया, सवाल उठाना भी चाहिए, अपोजिशन को ये सवाल उठाना चाहिए कि ये हिम्मत कैसे कर रहे हैं स्कॉट बेसेंट, कैसे भारत के बारे में इस तरह का अनर्गल बयान कर रहे हैं, ये उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन भारत सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी समझदारी से, बिना इस पर कोई रिएक्शन दिए हुए इसको भी फॉरगो कर गए। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि हमने नेगोशिएशन करवाया, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, हमने ये करवाया और हम ही अब सब काम कर रहे हैं, हम भारत के ऊपर 500% लगा देंगे। लेकिन भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर कहा कि ये आप नहीं थे जिन्होंने मीडिएशन करवाया था, और स्ट्रांगली कहा, ऐसा नहीं कि छिप छिप के कहा। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि डोनाल्ड ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर को पाउच करने में कोई भूमिका नहीं है। अब दूसरी जो स्थिति खतरनाक बनी मित्रों, वेवर किया 30 दिन का कि आप रसिया से तेल खरीद सकते हैं। बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। वो वेवर देने वाला कौन है? वो हमें कहता है तो हम तेल खरीदते हैं, वो हमें कहता है तेल मत खरीदो तो हम नहीं खरीदते हैं। ये स्थिति बिल्कुल एक सोवरेन कंट्री के लिए, एक सोवरेन देश के नागरिकों के लिए निश्चित रूप से ये सवाल है। खैर, भारत सरकार अभी मौन है, चुप है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी से दुश्मनी एकदम साफ-साफ लेना अभी अभी के हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं। खैर, अब जब वेबर मिला तो भारत पहुंचा साहब तेल खरीदने के लिए। अब यहां पे बहुत बड़ा गेम हुआ है और ये गेम इशारा कर रहा है कि अमरीकी डीप स्टेट, दुनिया की खुफिया एजेंसियां, डीप स्टेट असल में मोदी की कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। वो मोदी की कुर्सी लेना चाहता है हर हालत में। अब जब तेल खरीदने के लिए भारत पहुंचता है तो रसिया कहता है कि नहीं साहब, हम अब आपको जो हनीमून हमारा चलता था, हम जो आपको रिबेट देते थे, वो हम नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? आपकी जब मर्जी होगी तेल खरीदेंगे, आपकी जब मर्जी होगी तेल बंद कर देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आपने जिसके कहने पर तेल खरीदना बंद किया, अब जाइए उनके पास। हम आपको तेल देंगे, लेकिन हमारा और आपका अब वो रिश्ता नहीं है कि हम दोनों
मित्र देश हैं और हम थोड़ा सा रियायत दे देते हैं प्राइस में, कीमत में, अब वो नहीं चलेगा। अब कमर्शियल टर्म्स पे हम आपको तेल देंगे। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो दूसरा रास्ता देखिए। अब ये जो स्थिति है मित्रों, ये बेहद खतरनाक है। ये भारत को ट्रैप करने की कोशिश है और इसीलिए कई बार लगता है कि पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ब्रीफ कर दिया होगा कि देखो, अभी हम भारत को कह रहे हैं कि तेल मत खरीदो तो तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन हम सारे नुकसान की भरपाई करवा देंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो, सस्ते दर पे भारत को तेल बेच रहे हो, लेकिन जब कुछ दिन के बाद हम कहेंगे कि तेल खरीदो, तो फिर वो तुम अपने कमर्शियल रेट पे खरीदना। तो जितना दिन तेल नहीं लेकर के और सस्ते रेट में जो बेचा है, उसकी भरपाई तुमको हो जाएगी एक ही महीने में। तुम चिंता क्यों करते हो? तो हमको थोड़ा भारत को ठीक करना है, भारत को थोड़ा-सा आर्म ट्विस्ट करना है, हमें करने दो। तो वो भी चुप रहा। हालाँकि भारत ने अपने तरफ से कोशिश की, रसिया को सन कन्विंस किया कि चिंता मत कीजिए, देख रहे हैं पागलपना वो कर रहे हैं, हम आपसे तेल खरीदेंगे, थोड़ा उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी भारत की तरफ से भी डिप्लोमेसी हुई होगी, निश्चित रूप से हुई होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुतिन और ट्रंप के बीच में ये एका है और ये सभी सौदागर हैं साहब। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रिटिश, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, स्पेनिश, फ्रेंच एक ही क्लान है। एक ही क्लान है, मोड बदल गया है, स्थितियां सिर्फ बदली हुई है। एक कम्युनिस्ट कंट्री है, दूसरा कैपिटलिस्ट कंट्री है, बस व्यवस्था का में सिर्फ यही डिफरेंस है, लेकिन क्लान एक ही है। इसलिए आप अंधा, अगर आप अंधा भक्त बन जाते हैं, वो भी बनने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करना पड़ेगा। आपने एब्रप्ट तरीके से जिस तरह से रसिया से संबंध तोड़ लिया और एकाएक अमेरिका के धमकाने पर तेल लेना बंद कर दिया और आप मजबूर थे, तेल लेना बंद कर दिया, वैसी परिस्थिति में तो आपके साथ रसिया यही काम करेगा। अब दिक्कत यह है कि भारत कर क्या सकता था? बहुत सारी चीजें फंसी हुई थी और उस चीजों को बाहर निकालने के लिए भारत को कुछ दिन के लिए मौन धारण करना था। सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री संघाई जा रहे थे, रसिया और चाइना के साथ एक कॉर्पस तैयार कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को डरा रहे थे कि आप हमें, कोई बात नहीं है, हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपना एक अलग कॉर्पस बना रहे हैं। हम ये 3 महाशक्ति खड़े हो रहे हैं और समझ लीजिए ये 3 महाशक्ति, क्योंकि उस तस्वीर का इंपॉर्टेंस क्या था? क्या सिग्निफिकेंस था? वो भी तब जब आपके ऊपर सैंक्शन लग रहा है और सैंक्शन के लिए आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन को दूर करने के लिए आप बातचीत नहीं कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें एक प्रकार से टेंटर हुक पिला रहे हैं। आप उन्हें डरा रहे हैं कि नहीं, हम तो रसिया और चाइना के साथ अपनी मित्रता को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात तेल की, तो रसिया से ले लेंगे और चाइना के साथ हम अपना व्यापारिक ये बढ़ा देंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर लेंगे। अगर ये मैसेजिंग आपने दिया था, देने की आवश्यकता आन पड़ी, आपने ये मैसेजिंग दी और इस पर बहुत आपको बधाई भी मिली। इस मैसेजिंग का इल्ड क्या है? फिर आपके साथ रसिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? रसिया ने क्यों कहा कि हम कमर्शियल रेट पे तेल खरीदेंगे, तेल बेचेंगे? अब हम आपको रिबेट में तेल नहीं दे सकते, क्यों कहा? और अब आप महंगे कीमत पर तेल खरीदना पड़ेगा आपको और आपको अमेरिका से भी तेल खरीदना पड़ेगा, वेनेजुएला से भी खरीदना पड़ेगा, उसकी तेल की क्वालिटी थर्ड क्लास है। अभी अब देख, व्यापारी तो व्यापारी है साहब। अंबानी जी अभी एक रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका एक रिफाइनरी बना रहा है। आपको मालूम होगा कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिफाइनरी में से एक है श्रीमान अंबानी जी का रिफाइनरी, जो जामनगर में है। उसी स्टैंडर्ड का या उससे भी बहुत बड़ा रिफाइनरी अमेरिका में लगाया जा रहा है, जिसमें अंबानी जी भी अपना इन्वेस्टमेंट शो किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अंबानी जी भी वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी मंशा उन्होंने जताई है। अब मित्रों, सवाल यह है कि रसिया, जो हमारा एक डिपेंडेबल अलाय था, वो भी हमसे दूरी बना रहा है और दूरी इस तरह से नहीं बना लिया, वो ये नहीं कह रहा है कि हम आपको तेल नहीं देंगे। तेल तो बेचेगा ही बेचेगा, तेल नहीं बेचने से तो उनको नुकसान होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे आपके बीच में कमर्शियल टर्म्स होंगे। मतलब रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई। चाइना के ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे? चाइना कब कैसे आपको दगा देगा? हालांकि इस परिस्थिति में चाइना ही आपके साथ खड़ा है। अभी चाइना ने अभी आपको कहा कि आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, कि भाई आप बड़ी इंडिपेंडेंस नहीं, गणतंत्र दिवस के ऊपर
आपको बधाई दी, ऐसा पहले कभी बधाई नहीं दिया था चाइना ने। देता था बधाई, लेकिन इस तरह की इस भाषा का प्रयोग किया चाइना ने। मतलब चाइना अपनी तरफ से आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहता है और अमेरिका भारत में आकर के कह देता है कि जो गलती हमने चाइना के साथ की, वो भारत के साथ नहीं करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? इसका मतलब है कि भारत के एक किसी कमजोर नश को या भारत को लग रहा है कि भारत की ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को आंख दिखा सके। मैं हैरान हूं कि कारगिल वॉर के बाद भारत के ऊपर सैंक्शन लगा था और जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वाजपेयी जी ने, सैंक्शन लगा, उन्होंने कहा लगने दीजिए। और जब अमेरिका ने धमकाया कि आप कारगिल वॉर ये खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप धमकी मत की, वरना बहुत, वो न्यूक्लियर बोला कि न्यूक्लियर बम देखने के लिए पाकिस्तान बच्चे कल का सूरज नहीं देखेगा। दिस वॉज द वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन टेलीफोन। साफ साफ कह दिया श्रीमान क्लिंटन जी को कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अगर पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है और आप मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह दीजिए पाकिस्तान को कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इसको कहते हैं दम। बड़े कवि हृदय थे वाजपेयी, लेकिन चट फौलादी फौलादी मंशा थी, चट्टानी मंशा थी। मैं हैरान हूं, हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को इतना अपमानित कर रहा है अमेरिका। इतना कैसे अपमानित कर सकता है? तो खैर, मुझे ये लग रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत को इस स्थिति में ला दिया जाए जहां लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगे, और ये स्थिति ऐसी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री बड़ी तेजी से अपनी जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे और रसिया के साथ अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ करेंगे। और ये परिस्थिति ऐसी है कि आप अमेरिका से भी दुश्मनी ना मोल लें। अमेरिका खुद ही दिवालिया होने के कगार पे जा रहा है। अगर ईरान ने एस्केलेट कर दिया इस युद्ध को, तो आप मान के चलिए कि अमेरिका की हालत नेस्त नाबूद होने वाली है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा है और मिडिल ईस्ट का जो पेट्रो डॉलर है, वही डॉलर की हेजेमनी को पूरी दुनिया में बरकरार रखा हुआ था। तो वो उनका जो असली केंद्र है डॉलर की हेजेमनी का, वो ध्वस्त होने जा रहा है। ये सऊदी अरब को इसलिए वो धमकी दे रहा है, इसलिए नहीं कह रहा कि तुम ईरान के साथ हमारे साथ आ जाओ। उनको डर लग रहा है कि सऊदी अरब जो तेल बेच रहा है चाइना को, वो डॉलर में नहीं बेच रहा है। चाइना ने कहा कि हम डॉलर में नहीं लेंगे। आखिर सऊदी अरब जिंदा कैसे रहेगा? अभी सऊदी और यूएई की तो समस्या ये हो गई है कि साहब उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, ये युद्ध छेड़ करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी नीयत खराब होती है, तो फिर प्रकृति आपको सजा देती है। आपकी नीयत है कि मोदी की कुर्सी ले लें, आपकी नीयत है कि ईरान को ध्वस्त कर दें, आपकी नीयत है कि चाइना को दीवार में सटा दें, आपकी नीयत है कि रसिया को पीछे ढकेल दें। आप ये सब तो अपने जगह बरकरार रहेंगे। ईरान को नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन हर कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आपने वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, मदरो को। वो तो खुद ही अय्याश किस्म का आदमी था, आपने उसको उठा लिया तो क्या हो गया? अब जो भी था वो अपने देश के लिए था, आपने उनकी सोवरेनिटी की हत्या की। लेकिन हर कोई वेनेजुएला नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है क्यूबा में एंट्री करने की। क्यूबा आपको पानी पिला देगा। और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान पर हमला करके। और उसके पहले जो आपने भारत के साथ टग ऑफ वॉर किया था, भारत बहुत संभल संभल के चल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि चाइना की तरह भारत को नहीं बढ़ने देना है, चाहे भारत में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टेबलाइज करो, आपकी नीयत ये है, आपके डीप स्टेट की नीयत हो सकता है ट्रंप की नहीं हो, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट की ये नीति होगी कि भारत को डिस्टेबलाइज करो। और अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी के रूप में है, उसको डिस्टेबलाइज करो बाय हुक एंड क्रुक। तो हो सकता है कि यहां एलपीजी का क्राइसिस कर दो, गैस का क्राइसिस कर दो, तेल का क्राइसिस कर दो। तो भारत को बड़े फूक फूक करके चलना पड़ेगा, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है मोदी की कुर्सी। ये ध्यान रखिए। अभी तो हमारे यहाँ गैस और तेल दोनों की स्थिति ठीक बनी हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में अगर क्राइसिस और बढ़ी मिडिल ईस्ट में, रसिया के साथ हमारा जो जो ऑयल डील है या अन्य देशों के साथ जो हम गैस की लेन देन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से या इधर से उधर से जहां से भी ले रहे हैं,
अगर उसमें सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी हुई तो जो अभी पाकिस्तान में क्राइसिस है, भारत में भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारत में ऐसा होगा, होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उनकी नीयत, डीप स्टेट की नीयत है कि इसी बहाने भारत को क्राइसिस में डालो। भारत क्राइसिस में डलेगा नहीं, अकेला ईरान ही आपके छक्के छुड़ा देगा। और ट्रंप साहब, आप दिवालिया होने के कगार पर हैं। तो मोदी की कुर्सी भूल जाइए। मोदी सुरक्षित है, भारत भी सुरक्षित है। आपकी जितनी चालबाजी होगी भारत को जद में रखने की, वो सारी नाकामयाब होगी। भारत मंथर गति से ही सही, मंद गति से ही सही, अपने रास्ते पर अडिग है और ठीक से चल रहा है। तत्काल तो भारत की डिप्लोमेसी ठीक चल रही है और अब भारत को ये समझ लेना चाहिए कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हमें अपनी शक्ति, हमें अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ाना होगा और हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश अभी सुरक्षित है। और अगर प्रधानमंत्री अभी पूरे देश को अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद क्राइसिस का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।